हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्थिर विभव तथा संधारित्र के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात करना। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र की धारिता क्या होती है। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र किसको कहते हैं और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमने आपको कल भी बताया था, कल के भी वीडियो में बताया था कि जो संधारित्र होता है दो चालकों का समायोजन होता है, जिसमें दोनों चालक जो होते हैं एक दूरी पर स्थिर होते हैं और दोनों के बीच जो माध्यम भरा होता है वो कोई परावैद्युत होता है और दोनों चालकों पर समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, तो उसे हम लोग संधारित्र कहेंगे। और ये जो चालक होते हैं इसकी आकृति जो होती है गोलाकार हो सकती है, तो उसको हम लोग कहेंगे गोलाकार संधारित्र। आयताकार होगा तो आयताकार संधारित्र, वर्गाकार होगा तो वर्गाकार संधारित्र, इस बेलनाकार होगा तो बेलनाकार संधारित्र। तो ये हमने संधारित्र के जो टाइप्स हैं वो पढ़े थे। और आज हमको पढ़ना है कि समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं, इसकी धारिता का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे दो समांतर प्लेट लिए हैं और दोनों के बीच की दूरी d है। ठीक है, एक को प्लेट 1 कहा जा रहा है, दूसरे को प्लेट 2 कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की बनी दो समतल प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे से काफी कम दूरी पर समांतर रखी होती हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, धातु की दो प्लेटें ली गई हैं, दोनों एक दूसरे से d दूरी पर रखी गई हैं, दोनों पर समान लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश है। एक पर हमने प्लस क्यूब आवेश दिया है और एक पर हमने माइनस क्यूब आवेश दिया है। ठीक है, प्लेट 1 को बैटरी के धन ध्रुव और प्लेट 2 को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देने पर प्रेरण के कारण दोनों प्लेटों के भीतरी पृष्ठ पर आवेश फैल जाता है और प्लेटें आवेश की समतल चादर की तरह कार्य करने लगते हैं। आइए बात समझ में, हम क्या करते हैं कि जो धन आवेश वाला प्लेट है उसको बैटरी के किसी धन ध्रुव से और ऋण आवेश वाला जो प्लेट है उसको बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने के बाद प्रेरण के कारण दोनों प्लेटों का जो भीतरी सतह है उस पर समान और विपरीत प्रकृति के आवेश समान रूप से फैल जाते हैं, इसलिए यह प्लेट जो होता है समतल चादर की तरह काम करने लगता है। ठीक है, अब ये समतल चादर की तरह कार्य करने लगे हैं तो आपने पढ़ा होगा कि चादर के कारण, देखिए अब लिखेंगे हम लोग प्लेट 1 का पृष्ठ आवेश घनत्व, प्लेट 1 का पृष्ठ आवेश घनत्व प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, इसका भी क्षेत्रफल a है और इसका भी क्षेत्रफल a है। तो प्लेट 1 का पृष्ठ आवेश घनत्व वो क्या होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल, इसी को हम लोग सिग्मा बोलते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा बोलते हैं। घनत्व यहाँ छुटा हुआ है, घनत्व शब्द जोड़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और प्लेट 2 का पृष्ठ आवेश घनत्व,
पृष्ठ आवेश घनत्व, ये क्या हो गया, प्लेट 2 का पृष्ठ आवेश घनत्व। प्लेट 2 पर तो माइनस आवेश है, तो माइनस क्यू बाई ए, यानी ये हो जाएगा माइनस सिग्मा। ठीक है, ये लाइन समझ आई है आपको। प्लेट 1 का पृष्ठ आवेश घनत्व क्यू बाई ए, जिसको हम लोग सिग्मा कहेंगे। प्लेट 2 का पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस क्यू बाई ए, जिसको हम लोग माइनस सिग्मा कहेंगे। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई है बच्चों? देख लीजिए ध्यान से। ये तो इस चित्र को आप बना लेंगे तो ये सारी बातें आप खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपका कैलकुलेशन है वो यहां से शुरू हो रहा है। प्लेट 1 का पृष्ठ आवेश घनत्व क्यू बाई ए होता है, जिसको हम लोग सिग्मा कहते हैं। प्लेट 2 का पृष्ठ आवेश घनत्व, तो प्लेट 2 पर माइनस क्यूब आवेश है तो उसका हो जाएगा माइनस क्यूब बाई ए, यानी माइनस सिग्मा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, यहां से आगे बढ़ते हैं। प्लेट 1 तथा 2 का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 है, E1 और E2 है। ठीक है, प्लेट 1 और 2 की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 और E2 है, और दोनों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि दोनों जो हैं एक समतल चादर की तरह काम कर रहे हैं, और दोनों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इक्वल होगी। E1 बराबर E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। ये लाइन समझ आई बच्चों? प्लेट 1 तथा 2 का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 है। ठीक है, अब E1 और E2 दोनों की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बराबर होगी, क्योंकि दोनों के लिए समतल चादर की तरह काम कर रहे हैं, और समतल चादर के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, यानी E1 का भी मान इतना ही होगा और E2 का भी मान इतना ही रहेगा। अब अतः प्लेटों के बीच में नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर E1 प्लस E2। ठीक है, E1 की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, E2 की भी वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 2 एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन 0, 2 2 कैंसिल, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, ये हो गया E का मान। इतनी बातें समझ आ गई हैं आपको? क्लियर है? क्लियर है ना? आगे बढ़ा जाए, चलिए अब आगे आपको क्या करना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए E बराबर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, E बराबर Q बाई A एप्सिलॉन 0, ये E का मान होता है। ठीक है, अब देखिएगा E बराबर हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा का मान रखने पर, सॉरी ये नहीं होगा, E बराबर
हमारे पास मिला है ना सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा का मान रख लीजिए, सिग्मा का मान देखिए मिला हुआ है क्यू बाई ए एप्सिलॉन जीरो, तो सिग्मा का हम मान रख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसको दे दे क्या, समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। सिग्मा का मान समीकरण 1 से रखने पर तो यहाँ पे सिग्मा का मान रख लीजिए। सिग्मा का मान देखिए समीकरण 1 में क्या मिला हुआ है, क्यू बाई ए, तो क्यू बाई ए रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू बाई ए रखना है ना सिग्मा की जगह, क्यू बाई ए एप्सिलॉन जीरो, यानी ये किसकी वैल्यू मिल गई हमको, ई की वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3, क्योंकि ऊपर तो हमने 1 और 2 दे ही दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोनों प्लेटों के बीच जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, कैसे आया आपने वो भी देख लिया। ई का मान असल में आया इतना था हमारे पास, यहाँ जो सिग्मा की वैल्यू है हमने इक्वेशन 1 से उठा के उसमें रख दिया, तो ई की वैल्यू इतना हो गई। अब प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर, तो प्लेटों के बीच विभवांतर हो जाएगा V बराबर E इंटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दोनों प्लेट के बीच की जो दूरी है, तो दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या है, D है। ठीक है, तो V बराबर देखिए E की वैल्यू हम निकाले हैं इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन 3 से E का मान रख देंगे, तो E का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, Q बाई ए एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। ये लाइन समझ आई है, तो ये क्या हो जाएगा, V की वैल्यू क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, अब संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता को हम लोग C से दिखाते हैं, और C बराबर होता है Q बाई V। ठीक है, तो Q तो आवेश है, V का मान हमने ये निकाला हुआ है, ये हम रख लेंगे यहाँ पे। तो Q की जगह V की जगह पे हमको रखना है, Q का मान तो क्यूब है, V की जगह ये पूरा रख लेना है, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो C बराबर क्या मिलेगा, अब आपको देख लीजिए, Q बाई 1 इंटू ए एप्सिलॉन जीरो बाई क्यू डी। ठीक है, डी क्यू और क्यू कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, C बराबर ए एप्सिलॉन जीरो बाई डी। यही है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। तो इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 4, क्योंकि समीकरण 3 तो यहाँ पे हमको मिल चुका है। अब लास्ट में लिखेंगे, देखिए समीकरण 4, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है, कि धारिता का सूत्र है। आई बात समझ में, आपको क्या किया गया है, पहले दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई का मान निकाल लिया गया, फिर दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है भी वो निकाल लिया गया, उसके लिए फॉर्मूला है ई इंटू डी, ई का मान ये वाला और डी का मान दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। उसके बाद संधारित्र की धारिता C बराबर क्यू बाई V होता है, तो V का मान हमने निकाला हुआ है, रख दिया, और धारिता का सूत्र हमने निकाल दिया। तो इस तरह से आप एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि आंशिक रूप से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है। आंशिक रूप से भरे संधारित्र प्लेट, संधारित्र का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है
कि पहले तो दो समांतर प्लेटें ली गई हैं, प्लेट 1 और प्लेट 2। प्लेट 1 को प्लस क्यूब आवेश दिया गया है और प्लेट 2 को माइनस क्यूब आवेश दिया गया है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है और इसी दोनों प्लेटों के बीच में एक k परावैद्युतांक वाला कोई परावैद्युत रखा गया है। ठीक है, दोनों के बीच में k परावैद्युतांक वाला एक परावैद्युत रखा है जिसकी मोटाई t है। इतनी बातें समझ आ गई हैं? जो चित्र में दिया गया है उसी को हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब वायु में तो देखिए ये सारे जो इसके किनारे किनारे खाली जगह दिख रहे हैं ना, ये सारे वायु हैं। तो समांतर प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व, अभी हमने पढ़ा पृष्ठ आवेश घनत्व को हम लोग किससे दिखाते हैं? सिग्मा से, और सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई A। ठीक है, अब वायु में प्लेटों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब हमने सिग्मा का मान यहां से उठा के वहां पे रख देना है, तो E0 बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई A एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब वायु में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? वायु में प्लेटों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल लिया, E0 बराबर Q बाई A एप्सिलॉन 0। अब यह जो परावैद्युतांक वाला मतलब परावैद्युतांक वाला जो माध्यम है उसमें प्लेटों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम लोग K परावैद्युतांक वाले माध्यम में प्लेटों के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा? E बराबर Q बाई, यहां पे बस K जुड़ जाएगा, K A एप्सिलॉन 0। ये बात समझ आई है? पहले हमने वायु में प्लेटों के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, फिर K परावैद्युतांक वाले माध्यम में प्लेटों के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। ठीक है, अब प्लेटों के बीच विभवांतर निकाला जाएगा। तो देखिएगा प्लेटों के बीच जो विभवांतर है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? ये वाली दूरी, पूरी दूरी तो d हो जाएगी और t उसमें से माइनस कर देंगे तो d माइनस टी। यह जो दूरी होगी वायु के लिए होगी। ठीक है, तो लिखेंगे वायु में तथा K परावैद्युतांक वाले माध्यम में प्लेटों के बीच विभवांतर वाले माध्यम में प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच
विभवांतर, विभवांतर। तो ये क्या हो जाएगा, V बराबर E0, वायु में निकालना है ना, तो E इंटू डी होता है। तो E0 वायु में कितनी दूरी है, तो ये तो परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम हो गया, तो T माइनस कर देंगे, तो D माइनस टी प्लस E, और जो परावैद्युतांक है उसकी मोटाई कितनी है, उसकी देखिए जो परावैद्युतांक के वाला माध्यम है उसकी मोटाई कितनी है, के है, सॉरी टी है, तो यहाँ पे टी रख देंगे। ये प्लेटों के बीच का विभवांतर है वायु में, तो इतनी दूरी जो है वायु में है, और यह जो है जो के परावैद्युतांक वाला माध्यम है उसकी मोटाई है। ठीक है, आपने देखिए E0 का मान निकाला हुआ है और E का भी मान निकाला हुआ है, इन दोनों को रख के यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E0 का मान, तो ये है E0 का मान, रख लीजिए यहाँ पे। E0 का मान हो जाएगा Q बाई A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस, अब E का मान, तो E का मान ये वाला है, रख लीजिए यहाँ पे। तो E का मान क्या हो जाएगा, Q बाई K A एप्सिलॉन 0 T। आगे बात समझ में। अब संधारित्र की धारिता क्या होती है, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाई V। ठीक है, तो Q बाई V, इसको V को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो कुछ कॉमन है इसमें, Q A एप्सिलॉन 0 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, D माइनस टी, D माइनस टी प्लस यहाँ बचेगा T बाई के, T बाई के। ठीक, चलिए अब C बराबर Q बाई V की जगह ये पूरा, तो V की जगह पूरा रखना है तो क्या रखोगे, देख लो, Q बाई A एप्सिलॉन 0, Q बाई A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस T बाई के। ये लाइन क्लियर हुई है आपको। बस हमने क्या किया है, V का मान इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2, और इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से हमने V का मान उठा करके यहाँ पे रख दिया हुआ है। अब क्या हो जाएगा वो देख लीजिए, Q और Q कैंसिल हो गया, तो C बराबर क्या बचा, ये A एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा, यानी A एप्सिलॉन 0 बाई D माइनस टी प्लस T बाई के। ये हो गया समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 ही, समीकरण 4 आंशिक रूप, आंशिक रूप से परावैद्युत, वैद्युत में रखे भरे, से भरे होगा ना, से भरे संधारित्र की धारिता का सूत्र है, धारिता का सूत्र है। आगे बात समझ में। आंशिक रूप से भरे संधा मतलब ये दोनों प्लेटों के बीच केवल हवा नहीं है, केवल हवा रहता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे केवल हवा नहीं है, एक कोई और भी माध्यम रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। वैसी स्थिति में जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी उसके लिए ये सूत्र आएगा। ठीक है, अभी तो केवल वायु जब भरा था तब के लिए हमने समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता निकाला था अभी जस्ट पहले ही, और ये वाली धारिता तब के लिए है
जब दोनों प्लेटों के बीच में केवल वायु नहीं भरा है, वायु के साथ साथ कोई ऐसा भी परावैद्युत रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। उस स्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होगी वो ये होगी। T क्या है? तो जो परावैद्युत है या के परावैद्युतांक वाला जो परावैद्युत है उसकी मोटाई है, और के क्या है? जो परावैद्युत है उसका परावैद्युतांक है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, जब हम लोग इस पे सवाल लगाएंगे ना तब बातें और भी ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग जो भी हमने पढ़ा ना न्यूमेरिकल, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उसी पर एक सवाल कर लेंगे तो वो चीजें और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। और ये सवाल देखिए, एक संधारित्र दो धातु की प्लेटों से बना है जिनके बीच की दूरी d है। एक धातु की पट्टी जिसकी मोटाई d/2 है इन प्लेटों के बीच में रख दी जाती है। दोनों स्थितियों में संधारित्र की धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको संधारित्र की धारिता दो बार निकालनी है। एक बार जब दोनों के बीच में हवा है और दोनों के बीच d दूरी है, उस स्थिति में फिर दोनों के बीच एक मोटी पट्टी, जो अभी हमने पढ़ा ना कि एक मोटी पट्टी रख दी जाती है जिसकी मोटाई d है, वैसी स्थिति में संधारित्र की धारिता निकालनी है, फिर दोनों का अनुपात निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए पहली स्थिति में सॉल्यूशन। पहली स्थिति में संधारित्र की धारिता C बराबर A एप्सिलॉन 0/d। ए क्या है? प्लेटों के क्षेत्रफल है, E निर्वात की वैद्युतशीलता है, एप्सिलॉन 0d दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। दूसरी नहीं, d/2 मोटाई की पट्टी रख देने पर संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो ये तो जब हवा में निकाला गया है तो C0 ले लेते हैं। अब संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है? A एप्सिलॉन 0/d माइनस t प्लस t/k। ठीक है, तो किसी भी धातु की पट्टी के लिए k का जो मान होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन 0d माइनस t प्लस t/इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। t/इनफाइनाइट का मान हो गया 0, तो A एप्सिलॉन 0/d माइनस t, जो पट्टी रखी गई है उसकी मोटाई है, तो वो मोटाई कितनी है? d/2, यानी d/2। तो ये हो गया A एप्सिलॉन 0/d/2। ठीक है, अब दोनों को भाग दे देंगे, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर दोनों को भाग देंगे। C0 नहीं, C/C0, तो C की वैल्यू ये है A एप्सिलॉन 0/d/2 बाय A एप्सिलॉन 0/d, A एप्सिलॉन 0/d। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन 0/d/2 इंटू d/A एप्सिलॉन 0, ये और ये कैंसिल, d कैंसिल, 1/1/2 उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 2/1, दैट मीन्स 2:1, यानी दोनों का जो अनुपात होगा तो क्या हो जाएगा? 2:1 का, या केवल 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से
जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। इस पे आपको जो फॉर्मूला था वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है।